जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको स्टैटिक जीके का टॉपिक है और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपको स्टैटिक जीके का यह दूसरा क्लास करेंगे। इससे पहले वाली क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर उसे देख लेंगे। तो देखिए, तो आज के सेशन के अंतर्गत हम उन्हीं प्रश्नों को क्या किए हैं कि आपको सेशन में सम्मिलित किए हैं जो आपके एग्जाम में जो है प्रतियोगी एग्जामों में अब तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना। और संभावना है कि आपको जो आगामी एग्जाम होंगे उसमें भी ऐसे प्रश्न क्या है कि आपको आने की। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संघीय विशेषता जो है वो आपको नहीं है। यानी कि कह रहा है कि भारतीय संविधान की विशेषता जो है संघीय रूप का कौन सा नहीं है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है आपको शक्तियों का विभाजन, तो देखिए ये भी है, ठीक है ना। लिखित संविधान ये भी है, ठीक है ना। दोहरी सरकार ये भी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाएं। क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाएं। तो ये जो आपको एक नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि हमारे यहाँ शक्तियों का जो विभाजन है वो आपको कहाँ से लिया गया था। देखिए, तो हमारे यहाँ जो शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्य के बीच, वो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। जबकि आपको संघात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे तो आपको कनाडा से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए कि आपको अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो आपको दिया गया है। तो अखिल भारतीय सेवाएं का जो उल्लेख है वो आपको संविधान के अनुच्छेद 312 में, किसमें है, संविधान के अनुच्छेद 312 में है। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो अखिल भारतीय सेवा है इसके अंतर्गत कौन कौन से सेवा थे। तो देखिए, इसके अंतर्गत आपको आईएएस, ठीक है ना, और इसके अलावा आईपीएस क्या है, आईपीएस, और आईएफएस क्या है, आईएफएस। तो यहाँ पर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस याद रखेंगे, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवा में ये तीन सेवाएं जो होती है वो आपको आती है। तो यहाँ से एक चीज समझ आइए कि संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती है। तो इसमें सबसे पहले केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का क्या होता है कि आपको विभाजन होता है। दूसरी बात, संविधान जो होते हैं वो आपको लिखित होते हैं। सरकार जो होती है वो आपको दोहरी स्तर वाली होती है, एक केंद्र की सरकार और एक आपको क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको प्रांतों की सरकार। इसके अलावा एक आप और याद रख सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था जहां होती है, ठीक है ना, वहां पर आपको क्या होता है जानते हैं कि न्यायपालिका जो होती है वो आपको स्वतंत्र होती है और आपको सर्वोच्च होती है। क्या होती है, सर्वोच्च होती है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे संविधान की जो होती है वो आपको क्या होती है कि आपको सर्वोच्चता होती है। क्या होती है, सर्वोच्चता होती है। तो ये सभी जो है आपको संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या है कि आपको विशेषता है। तो हमारे यहाँ जो संघात्मक शासन व्यवस्था है ना वो आपको कहाँ से प्रेरित है, तो याद रखिएगा ये आपको कनाडा से प्रेरित है। क्या है, कनाडा से। तो कनाडा से और भी चीज प्रेरित है, जैसे आपको राज्यपाल की नियुक्ति क्या है, राज्यपाल की क्या कहेंगे कि आपको नियुक्ति विशेषक जो प्रक्रिया है क्या है, राज्यपाल की जो आपको नियुक्ति क्या है, नियुक्ति विशेषक प्रक्रिया है वो आपको कहाँ से प्रेरित है, तो क्या कहेगा जानते हैं, कनाडा से। इसके अलावा अवशिष्ट शक्ति का जो विचार है वो भी आपको कनाडा से ही क्या है कि आपको प्रेरित है। क्या है, प्रेरित है। तो इन सभी चीजों को आप अच्छे से देख लेना है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आई या नहीं आई आप कमेंट करके बताओगे। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो था कौन था। तो देखिए भारत में स्थापित जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था साथियों वो आपको प्रथमा ग्रामीण बैंक था। कौन था, प्रथमा ग्रामीण बैंक, जिसके स्थापना को 2 अक्टूबर क्या है, 2 अक्टूबर 1975 को कहाँ हुई थी, तो याद रखेंगे मुरादाबाद में। कहाँ हुई थी, मुरादाबाद में। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत में जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ था कब, तो क्या कहिएगा 2 अक्टूबर 1975 को। कहा, तो आपको मुरादाबाद में, जिसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक। तो ये जो आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, अभी जो इसकी संख्या है भारत में, ठीक है ना, वो आपको कितनी है जानते हैं, तो आपको 43 है। क्या है, 43 है। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको भारत में पहला जो स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था वो आपको कौन था, प्रथमा ग्रामीण बैंक था। अभी क्षेत्रीय बैंक की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, तो क्या कहेंगे 43। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको डॉल यानी कि डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए और जो भी एनालिसिस करके आपको बताया जा रहा है सारी चीजों को आप अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो है आपको पूछे जाते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या कहता है, मेरी कहानी, ठीक है ना, क्या है, मेरी कहानी यानी कि एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का जो है वो आपको नाम है। तो देखिए तो ऑप्शन ए कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के आत्मकथा का जो नाम है वो आपको क्या जानते हैं, तो आपको एन ऑटो बायोग्राफी। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर महात्मा गांधी के आत्मकथा का जो नाम है वो आपको क्या है। तो देखिए तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का जो नाम है मेरे भाई वो आपको माई एक्स, ठीक है ना, क्या है,
माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, क्या कहेंगे, माई एक्सपेरी क्या है, एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ क्या है, सत्य के साथ जो है आपको मेरा प्रयोग क्या है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक है ना। यह जो है किसकी आत्मकथा है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको महात्मा गांधी की। और ये जो सत्य के साथ मेरा प्रयोग नाम का जो आत्मकथा है गांधी जी ने, ये आपको गुजराती भाषा में लिखे थे, किसमें लिखे थे, गुजराती भाषा में। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कितना बार पूछा गया। बाद में इसका क्या होता है कि आपको अंग्रेजी में जो होते हैं वो आपको अनुवाद होते हैं, तो इन चीजों को आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी लोग हैं जिनके बारे में थोड़ा सा ध्यान लेते हैं, जैसे देखिए सुभाष चंद्र बोस जी, इनके बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये 1938 और 1939 में कितना में, 1938 और 1939 में क्या होते हैं कि आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1938 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो आपको हरिपुरा में, 1939 में जो होता है वो आपको त्रिपुरी में। उसके बाद सरदार वल्लभ मतलब वल्लभ भाई पटेल जी, ये आपको 1931 ईस्वी में क्या होता है जानते हैं, कि आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और 1931 का जो अधिवेशन होता है वो आपको क्या होता है जानते हैं, तो आपको कराची में होता है, क्या होता है, कराची में होता है, क्या होता है, कराची में होता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए 1931 का जो कराची अधिवेशन है, ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी क्या कहते हैं, कि आपको जानते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि आयरन मैन ऑफ क्या कहेंगे जानते हैं, इंडिया क्या है, इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और महात्मा गांधी जी 1924 में क्या होता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं बेलगांव अधिवेशन में। तो आपके जो प्रतियोगी एग्जाम होते हैं उसमें यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि गांधी जी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आप कहोगे बेलगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेलगांव में हुआ था। बेलगांव पूछेंगे तो आपको कहाँ हो जाएंगे जानते हैं, तो आपको कर्नाटक में। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा, यानी कि डॉग। चलिए देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप जो है वो आपको जीती थी। देखिए थे ये जो ऑरेंज कैप जीता था 2023 में, वो आपको सुमन गिल, क्या है, सुमन गिल, ठीक है ना। सुमन गिल जो है वो आपको एक बल्लेबाज है। तो यहाँ से समझ गए होइएगा कि ऑरेंज कप जो है वो आपको आईपीएल में किसे दिया जाता है, तो एक बल्लेबाज को दिया जाता है। जबकि आपको क्या होता है, पर्पल कैप जो होते हैं एक आपको गेंदबाज को दिया जाता है। और पर्पल कैप के जो विजेता है वो आपको मोहम्मद शमी है, क्या है, मोहम्मद शमी है। तो मोहम्मद शमी जो है वो आपको एक गेंदबाज है, क्या है, गेंदबाज है। तो देखिए तो पर्पल कैप कहेंगे तो वो आपको गेंदबाज को, ऑरेंज कैप कहेंगे तो वो आपको बल्लेबाज को क्या होता है कि आपको दिया जाता है। और आईपीएल 2023 के विजेता कहेंगे तो वो अपना थाला, यानी कहने का मतलब हुआ चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है ना, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। जबकि आपको उप विजेता की बात आएगी तो वो आपको गुजरात टाइटंस, कौन है, गुजरात टाइटंस। तो इस सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले एक चीज थोड़ा सा और भी जान लीजिएगा कि आईपीएल की जो शुरुआत होती है वो आपको कब होती है, वो 2008 में क्या होती है, 2008 में, ठीक है ना। और आईपीएल के सबसे सफल टीमों में अगर गिनती किया जाए तो आपको चेन्नई सुपर किंग्स और आपको मुंबई इंडियंस, जिसने आपको पांच पांच बार जो है आपको खिताब जो है अपने नाम किया हुआ है। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, ठीक है ना। और अगला प्रश्न जो हमारा क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका आंसर जो है वो आपको बी हो जाएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैलामा मणि पुरस्कार जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दिए जाते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है तमिलनाडु, केरल, ओडिशा और उसके बाद आपको तेलंगाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ना साथियों, तो आपको तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए कि ये जो अवार्ड है क्या है, अवार्ड इसका नाम है आपको कैलामा मणि अवार्ड। जिसकी शुरुआत जो हुई थी वो आपको कब हुई थी, ठीक है ना। तो यह अवार्ड जो है पहली बार जो दिया गया था 1954 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। और यह अवार्ड जो दिए जाते हैं, ठीक है ना, वो किस क्षेत्र में, तो देखिए साहित्य, क्या कहेंगे, साहित्य, साहित्य के अलावा आपको संगीत, क्या है, संगीत, संगीत के अलावा जो हो जाएगा साथियों वो आपको थिएटर, क्या है, थिएटर। तो देखिए साहित्य, संगीत और थिएटर के क्षेत्र में क्या होता है कि आपको यह अवार्ड जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं जानते हैं, कि आपको दिए जाते हैं कब से, तो आपको 1954 से। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो पांच का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री है वो आपको कौन है, तो आपको स्टालिन, जिनका क्या हुआ था कि सुने होइएगा कि पटना आने पर काफी ज्यादा विरोध किया गया था, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे, और अगला जो कुछ ऑप्शन है उसके बारे में भी जान लेते हैं। केरल के बारे में याद रखिएगा, यह भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला क्या है, कि आपको राज्य है, ठीक है ना। उड़ीसा जो है आपको जगन्नाथ मंदिर के लिए जो है वो आपको विश्व प्रसिद्ध है। तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को क्या हुआ था कि भारत का 29वां राज्य जो था वो आपको बना था। तो यहाँ से जो कुछ भी बताई जा रही है उसे थोड़ा बहुत आप याद रखेंगे, आप पहले से भी इन चीजों को जानते होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को, देखिए क्या कह रहा है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना जो होती है कब होती है? तो ये आपको 1928 में कब होती है? 1928 में। और ये जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, ये भारत में क्रिकेट को क्या करता है कि आपको मतलब कि प्रशासित करता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि क्रिकेट से जुड़ी हुई ये संस्था है, जो इसका प्रशासन और नियंत्रण क्या करता है कि आपको देखता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको दुनिया में क्रिकेट को जो नियंत्रित करने वाली संस्था है वो आपको आईसीसी है, जिसकी स्थापना जो होती है 1909 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय जो होता है वो आपको दुबई के अंदर जो होता है वो आपको बनाया जाता है। क्या है? बनाया जाता है। अभी जो इसका मुख्यालय क्या है तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको दुबई में कहा है, दुबई में। जबकि आपको बीसीसीआई का जो मुख्यालय क्या है, बीसीसीआई का मुख्यालय तो आपको क्या जाते हैं? तो आपको मुंबई में क्या है? मुंबई में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इसे देख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। लेकिन उससे पहले इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो वह आपको क्या हो जाएगा कि आपको ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि फुटबॉल मैच के दौरान मैदान पर एक ही टीम में अधिकतम जो है आपको कितने खिलाड़ी हो सकते हैं। यानी कह रहा है कि फुटबॉल मैच के दौरान एक ही टीम में अधिकतम कितने खिलाड़ी हो सकते हैं। तो क्या कहेंगे? तो आपको 11 क्या हो जाएगा? 11 क्या है? 11। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपको सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ से कुछ चीज याद रखिएगा। जैसे फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या तो आपको 11, ठीक है ना। क्रिकेट टीम में एक तरफ से खिलाड़ियों की जो संख्या होगी एक टीम से वो आपको 11। हॉकी में अगर हम बात करते हैं फील्ड हॉकी की, तो उसमें आपको 11 क्या है? 11। इसके अलावा वॉलीबॉल में कहेंगे तो आपको 6, बास्केटबॉल में कहेंगे तो आपको 5। ये सभी एक टीम की बात हो रही है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या हो जाएगा कि बेसबॉल, तो बेसबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो आपको 9 होती है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या तो आपको 7 होगी। और ऐसे चीज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक चीज और याद रखना है आपको कि फुटबॉल जो मैच होते हैं, ठीक है ना, वो आपको कितने मिनट की अवधि के लिए होते हैं? तो एक फुटबॉल मैच जो होते हैं वो आपको 90 मिनट के लिए होते हैं। कितने मिनट के लिए? 90 मिनट की अवधि के लिए होते हैं, जिसमें आपको दो हाफ होते हैं, 45-45 मिनट का। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। अगर यही में पूछेंगे हॉकी का, तो हॉकी का जो होता है वो आपको 60 मिनट का होता है। और उसमें आपको क्या होता है जानते हैं कि आपको 4 क्वार्टर होते हैं, अर्थात एक जो आपको हाफ होते हैं उसका वो आपको 15 मिनट के होते हैं। तो इस सबको आपको याद रखना है। और ये सब आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो होते हैं वो आपको अब तक के पूछे गए क्वेश्चन सब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो वो आपको मिल्खा सिंह। कौन है? मिल्खा सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, ठीक है। फिर देखिए आपको यहाँ मैरी कॉम है, क्या है? मैरी कॉम। तो मैरी कॉम जो है वो आपको मुक्केबाज है, महिला मुक्केबाज, ठीक है ना। उसके बाद कपिल देव और युवराज सिंह, ये दोनों जो है आपको क्रिकेट से जुड़े हुए खिलाड़ी है। जबकि मिल्खा सिंह की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको एथलीट है। क्या थे? एथलीट थे। तो इन चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है। और कपिल देव की कप्तानी में ही भारत जो होता है प्रथम बार आपको क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होता है वो आपको जीतता है। कब जानते हैं? तो 1983 में। कितना में? 1983 में। तो इन चीजों को याद रखना है। दूसरी बार भारत जो है 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो जीतता है वो आपको 2011 में, ठीक है ना, महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में 28 साल बाद। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसे याद रखिएगा कि द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी आत्मकथा है। तो क्या कहेंगे? तो आपको मिल्खा सिंह का। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझते हैं। देखिए क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है क्या? तो देखिए कोयला, मैग्नीज, ठीक है ना। इसके अलावा आपको अवरक, यूरेनियम। तो देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। तो देखिए यूरेनियम और थोरियम, क्या कहेंगे? यूरेनियम और क्या जानते हैं कि जो थोरियम है, क्या है? थोरियम है, वो आपको कैसा खनिज है जानते हैं? तो वो आपको नवकीय खनिज है। क्या है? नवकीय खनिज है, ठीक है ना। तो भारत में अगर यूरेनियम की बात करेंगे तो वो आपको जादूगोड़ा में, क्या कहेंगे? जादूगोड़ा में जो होते हैं वो आपको पाए जाते हैं, ठीक है ना। वहीं आपको थोरियम कहेंगे तो आपको केरल के तटों पे जो है वो आपको पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो थोरियम का जो एक प्रमुख अयस्क है उसका नाम याद रखिएगा। उसका नाम है आपको मोनाजाइट। क्या है? मोनाजाइट। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको थोरियम का। और थोरियम जो है भारत में केरल के तटों पर जो होते हैं काफी अधिक मात्रा में जो होते हैं वो आपको पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है। क्या कहता है? निषिद्ध करता है। मतलब कि एक लाइन में समझिए कि अस्पृश्यता का जो अंत किया गया है वो आपको संविधान के किस अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 17 के तहत जो है अस्पृश्यता या इसी को बोलते हैं साथियों छुआछूत। क्या कहते हैं? छुआछूत। इसको जो आपको क्या है
कि निषिद्ध जो किया गया है ना, वो आपको अनुच्छेद कितना कहता है जानते हैं? तो आपको 17 कहता है। और इसमें और भी अनुच्छेद है, जिसको आप लोग देख लीजिए। अनुच्छेद 14 जो कहता है विधि के समक्ष समानता। क्या कहता है? विधि के समक्ष आपको समानता क्या है? समानता, ठीक है ना। इसके अलावा विधि के समक्ष संरक्षण, ये सब बात जो कहती है अनुच्छेद 14। उसके बाद अनुच्छेद 15, ठीक है ना। धर्म, लिंग क्या है? लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है अनुच्छेद 16। क्या है? अनुच्छेद 16 तो लोक नियोजन में कहेंगे कि आपको समान अवसर। क्या है? समान अवसर। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि लोक नियोजन में क्या है? लोक नियोजन में किसी प्रकार की कोई भेदभाव जो है वो आपको नहीं की जाएगी। ये आपको अनुच्छेद 16 में जो है वो आपको कहा गया था। इसमें जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं देखिए, चाहे वो 14 हो, 15 हो, क्या हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, ये सभी जो है आपको समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, तो समानता के अधिकार के अंतर्गत जो है आपको 5 अनुच्छेद आएंगे, ठीक है ना। 14, 15, 16, 17 और आपको 18। तो इन सभी अनुच्छेदों में जो है ना, वो आपको समानता के अधिकार के बारे में जो है आपको बात कही गई, ठीक है ना। यानी कि समानता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना। तो ये 5 अनुच्छेद जो होते हैं वो आपको समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि समानता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 14 से क्या कहेंगे जानते हैं? 18। और एक चीज याद रखिएगा कि विधि के समक्ष जो संरक्षण है हमारे भारत में, वो आपको अमेरिकी संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। जबकि विधि का शासन कहेंगे तो वो आपको ब्रिटेन के संविधान से जो है वो आपको प्रेरित है। इसके अलावा विधि निर्माण की प्रक्रिया, यह आपको ब्रिटेन के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन इससे पहले इसका आंसर तो आप याद रखेंगे डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से क्या थे? क्या आपको एक थे? क्या है? एक थे। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है आपको जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मतलब लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ना आपको बी लाला लाजपत राय। तो देखिए, तो लाल बाल और पाल से क्या सीन से पहले समझिए। तो देखिए, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से कहेंगे तो आपको बिपिन चंद्रपाल। क्या है? बिपिन चंद्रपाल। तो ये लोग जो थे आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या थे कि आपको गर्म दल के नेता थे। क्या थे? गर्म दल के नेता थे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से और भी ऑप्शन दिए गए जिस पर हम लोग विचार करते हैं। जवाहरलाल नेहरू थे, ये हमारे देश के प्रथम क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री, और प्रथम जो थे आपको विदेश मंत्री। क्या है? विदेश मंत्री। तो यहाँ तक प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि भारतीय विदेश नीति का जनक जो है इसे कहा जाता है, क्या कहेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उसके बाद है चित्तरंजन दास, ये 1923 में क्या करते हैं कि आपको स्वराज पार्टी को स्थापित करते हैं और स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो होते हैं वह को बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी नेहरू जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी बने थे और 1965 के भारत पाक युद्ध के समय एक नारा दिए थे आपको, जय जवान जय किसान। इसके अलावा आपको नैतिकता के आधार पर क्या कहते हैं कि आपको रेल मंत्री के पद से जो थे वो आपको इस्तीफा जो थे वो आपको दे दिए थे, ठीक है ना। इसके अलावा आपको एक और होगा 1965 में इन्होंने क्या किया था कि आपको भारत पाक युद्ध के समय जय जवान जय किसान का क्या कहते हैं कि आपको नारा जो था उन्हें यह गढ़े थे। और 1966 में जो ताशकंद समझौता हुए थे उस ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले ये भारत की ओर से क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे। और इनकी मृत्यु ताशकंद में ही जो होती है वो आपको हो जाती है। कब? जन्म है 11 जनवरी 1966 को। तो इन सभी चीजों का आपको अच्छे से देख लेना था। कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है वो आपको विदेश में हुई थी, तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की। और कब होती है जानते हैं? तो 11 जनवरी 1966 को। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि केवल डॉट वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। तो देखिए, तो ऑप्शन ए कह रहा है आपको क्या जानते हैं 28, ऑप्शन बी आपको 25, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 40। तो देखिए, तो भारत में आपको राज्यपाल बनने के लिए, ठीक है ना, जो कम से कम न्यूनतम आयु है वो आपको 35 वर्ष है। इसके अलावा राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम आयु है वो निर्धारित किया गया वो कितना है जानते हैं? तो आपको 35 वर्ष है। वहीं अगर हम पूछेंगे कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए यानी कि विधायक, इसके अलावा लोकसभा का सदस्य यानी कि सांसद बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह क्या है जानते हैं? तो आपको 25 वर्ष है। क्या है? 25 वर्ष। तो इन चीजों को भी आप याद रख सकते हो। लेकिन इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो वो आपको यानी कि सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपको यानी कि सी 35 वर्ष क्या हो जाएगा?
35 वर्ष तक। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब देखिए, इसमें कह रहा है कि राज्यपाल, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं, यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा। देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं ना, वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, इस बात को याद रखना है। दूसरी बात कि भारत में जो राज्यपाल की नियुक्ति विशेषक प्रक्रिया है वो आपको कनाडा से क्या है कि आपको प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है, कनाडा से प्रेरित है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। इसके अलावा भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था भी कनाडा से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को ये सभी चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है विषम का चयन करिए। समझिए कि यह एक प्रकार से क्या है कि आपको रीजनिंग का प्रश्न हो गया, ठीक है ना। तो कह रहा है वस्त्र उद्योग, क्या है, वस्त्र उद्योग। तो देखिए तो यहाँ केवल आपको प्रश्न लिखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी देखना है कि देखिए तो सभी ऑप्शन में क्या आपको लगता होगा इसके समान। तो देखिए तो जैसे वस्त्र उद्योग जो है वो आपको एक कृषि से जुड़ा उद्योग है, उसी प्रकार से कपास उद्योग, रेशम उद्योग, ऊन उद्योग, ये सभी जो है आपको क्या कहते हैं, कृषि से जुड़ा हुआ क्या है कि आपको उद्योग है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको सी क्या हो जाएगा, सी यानी कि विद्युत उद्योग। क्या हो जाएगा, विद्युत उद्योग, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है लोकटक झील जो कि आपको मणिपुर में, सांबर झील जो कि आपको कहाँ है जानते हैं, तो आपको राजस्थान में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जहां पर भी आपको क्या रहेगा, ताल लगा रहेगा, वैसे झील जो सामान्यतः होते हैं वो आपको कहाँ होते हैं, उत्तराखंड में। क्या होता है, उत्तराखंड में। ऐसे भी इसको ट्रिक से याद रख सकते हो। लोकटक झील कहेंगे तो वो आपको मणिपुर में, क्या है, मणिपुर में। और सांबर झील जो है वो आपको क्या है, राजस्थान में। तो देखिए तो ये जो सांभर है, चिल्का है, ये सब ऐसे झील है जो आपको खारे पानी की क्या है कि आपको झील है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन है। तो देखिए तो वो है आपको बुलर झील। क्या है, बुलर झील। उसके बाद खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहेंगे तो वो जाएगा आपको चिल्का झील। क्या हो जाएगा, चिल्का झील। तो चिल्का झील जो है वो आपको क्या जानते हैं, ओडिशा में। क्या है, ओडिशा में। और यह खारे पानी की झील है, जबकि बुलर झील जो है मीठे पानी की झील है। और यह आपको साथियों क्या जानते हैं, तो जम्मू और कश्मीर में। क्या है, जम्मू और कश्मीर में। तो देखिए आपके एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं पहले समझिए। ऐसे कि ये जो आपको देख रहे हैं चिल्का झील, ये कहाँ है, सबसे पहला ऐसे पूछा जाएगा तो ये आपको ओडिशा में। उसके बाद इसकी प्रकृति पूछी जाएगी कि किस प्रकार का है, तो कहेंगे यह जो है आपको यानी कि खारे पानी की जो है वो आपको झील है। वहीं अगर बुलर झील की बात करेंगे तो बुलर झील जो है वो आपको क्या जानते हैं, तो वो आपको जम्मू और कश्मीर में। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की क्या जानते हैं कि आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है वायु वेग मापी, हाइड्रोमीटर, तेज मापी, आर्द्रता मापी। तो देखिए तो ये जो आर्द्रता मापी है ना, इसी के द्वारा जो होता है वो आपको क्या किया जाता है कि आपको हवा या गैस की क्या होती है कि आपको आर्द्रता को मापी जाती है। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आर्द्रता मापी है इसी को हम लोग कहते हैं हाइग्रोमीटर। क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर। क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर। और इधर जो आप देख रहे हैं क्या जानते हैं कि आपको हाइड्रोमीटर, तो इससे क्या होता है कि आपको अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। क्या मापा जाता है, अपेक्षिक घनत्व जो होता है द्रव्यों का वो किससे मापा जाता है, तो आपको हाइड्रोमीटर से। तो यहाँ से आपका प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, और अक्सर लोग जो होते हैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो जाते हैं हाइग्रोमीटर में और आपको हाइड्रोमीटर में। तो देखिए तो हाइड्रोमीटर से जो होता है ना साथियों, वो आपको अपेक्षिक क्या कहेंगे जानते हैं कि घनत्व मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर से कहेंगे या आपको आर्द्रता मापी से, ठीक है ना, तो वो आपको क्या होता है कि हवा या गैस की जो आपको आर्द्रता होती है वो आपको मापी जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि राजस्थान का प्रमुख पुष्कर मेला एक वर्ष में जो है दो दो बार आयोजित होता है। तो पुष्कर मेला जो होता है ना साल में एक वर्ष में जो होता है ना वो आपको एक बार ही क्या होता है कि आपको आयोजित होते हैं। और ये जो देख रहे हैं पुष्कर मेला, यह आपको भगवान विष्णु मतलब ब्रह्मा को समर्पित मेला है। क्या है, भगवान ब्रह्मा को समर्पित मेला। और ये आपको राजस्थान में क्या होता है कि लगते हैं। और इस मेला की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इस मेला के अवसर पर क्या होता है कि आपको ऊंट का जो दौड़ होता है वो आपको क्या होता है कि आपको किया जाता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि ऊंट दौड़ का जो आयोजन होता है भारत में, ठीक है ना, वो किस मेला के दौरान होता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, पुष्कर मेला के दौरान, जो कि आपको कार्तिक पूर्णिमा से क्या होता है कि आपको स्टार्ट होता है। क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए
नेक्स्ट कह रहा है कि युग की भामरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए युग की भामरी जो है ना वो आपको टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें खिलाड़ियों की संख्या को भी जान लीजिएगा। जैसे बेसबॉल में क्या है, बेसबॉल में तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या पूछेंगे तो 9। चले बैडमिंटन में कहेंगे तो आपको एक या दो, क्या है, एक या दो, ठीक है ना। तो एक कब होगा? तो जब आपको सिंगल होगा तो क्या होगा, एक होगा। जब आपको क्या होगा, युगल मैच होगा तो उसमें आपको खिलाड़ी बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको दो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है आपको क्रिकेट। तो क्रिकेट में जो होते हैं वो आपको एक टीम से 11 खिलाड़ी जो होते हैं वो आपको खेलते हैं। टेनिस में आपको एक या दो खिलाड़ी, डबल मैच होगा तो दो, और सिंगल मैच होगा तो आपको एक खिलाड़ी होंगे। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर वॉलीबॉल में पूछेंगे तो वॉलीबॉल में आपको 6 हो जाएगा। कबड्डी में पूछेंगे तो आपको 7 हो जाएगा, ठीक है ना। खो खो में पूछेंगे तो आपको 9 हो जाएगा। तो देखिए, तो सभी प्रकार के खेल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो ये जो चीजें है ना वो आपके एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर हम जो कुछ भी एनालिसिस कर रहे हैं सारा का सारा आपके एग्जाम में अब तक का पूछा गया है। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के संदर्भ में भारत की रैंक जो थी वो आपको क्या थी। तो देखिए, तो भारत जो था 2021 में मानव विकास सूचकांक में वो आपको 132वें स्थान पर था। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि मानव विकास सूचकांक जो है किस संस्था के द्वारा जो होती है वो आपको तैयार की जाती है। तो देखिए, तो ये जो मानव विकास सूचकांक है ना, यह आपको यूएनडीपी क्या है, यूएनडीपी मतलब कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होती है वो आपको तैयार करती है। और इसका गठन जो होता है यूएनडीपी का कब, 1965 में, कहीं कहीं आपको 1966 में देखने को मिलेंगे। और ये जो यूएनडीपी है इसका जो हेड क्वार्टर है साथियों वो आपको न्यूयॉर्क में, कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क बोले तो वो आपको यूएसए में, क्या है, यूएसए में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव विकास सूचकांक किस संस्था के द्वारा तैयार की जाती है, तो क्या कहिएगा, यूएनडीपी के द्वारा। और यूएनडीपी का गठन कब होता है, 1965 में, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। और यूएनडीपी के द्वारा ही पहला मानव विकास सूचकांक जो होता है वो आपको 1990 में क्या होता है कि आपको तैयार किया जाता है। और इसे तैयार करने में जो अहम भूमिका निभाए थे एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जिसका नाम था आपको डॉक्टर महबूबुल हक, ठीक है ना। इन चीजों को आप याद रखेंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को, देखिए क्या कह रहा है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इसका जो आंसर है वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको सी हो जाएगा। क्या, सॉरी, सी कहते हैं, बी हो जाएगा, ठीक है ना। इससे आप याद रखेंगे। देखिए, तो क्लास को सीरियस ले रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग भी सीरियस तरीके से पढ़े, ठीक है ना। ताकि क्या है कि जो अन्य बातें हैं उस पर थोड़ा सा हम कम ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती हो तो आप लोग साथियों अपने दोस्तों में भी इसे क्या करेंगे, क्या आप शेयर करेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। तो देखिए, तो वह आपको प्रमोद सावंत को जाएंगे, प्रमोद सावंत। और याद रखिएगा कि गोवा जो है, ठीक है ना, गोवा में मात्र 2 ही जिला है, ठीक है ना। और गोवा जो है क्या है, समझिए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या है कि आपको सबसे छोटा राज्य है। तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा। तो वहां पे 2022 में जो आपको मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ लिए हैं वो आपको कौन, तो आपको प्रमोद सावंत। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या किस चीज पर निर्भर थी, कृषि, सेवा, विनिर्माण, खनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कृषि। क्या हो जाएगा, कृषि। तो कृषि जो होता है ना वो आपको क्या होता है जानते हैं, कि आपको प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। कृषि हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा आपको मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, क्या हो गया, खनन हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे चीज जो है वो आपको प्राथमिक क्रिया में आते हैं। तो आजादी के समय हमारे देश की लगभग 75% जो आबादी थी वो आपको किस पर निर्भर थी जानते हैं, तो वो आपको कृषि पर निर्भर थी, ठीक है ना। उसके बाद आपको सेवा जो है वो आपको तृतीय क्रियाकलाप में आता है। किसमें आता है, तृतीय क्रियाकलाप में। इन चीजों को आपको याद रखना है। उसके बाद विनिर्माण ये आपको द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। किसमें आता है, द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि ये जो सेवा है वो आपको तृतीय क्रियाकलाप में, विनिर्माण जो है वो आपको द्वितीय क्रियाकलाप में क्या होता है कि आपको आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कृषि, खनन, ये सब जो है आपको प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो प्रश्न देख रहे हैं 20 नंबर, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, यानी कि देश के 75% आबादी स्वतंत्रता के समय जो थे वो आपको कृषि पर क्या थे कि निर्भर थे। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी जो था डोडर को स्थानांतरित किया गया। तो ये आपको पाटलिपुत्र, ये जो मगध की राजधानी है उसको आपको राजगिरी से जो पाटलिपुत्र लाया था वो आपको उदयन लाया था। कौन लाया था, उदयन। तो यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो उदयन था किस वंश का रहा था, तो कहेंगे आपको हर्यक वंश का। किस वंश का, हर्यक वंश का। क्या था कि आपको तीसरा राजा था, क्या था, तीसरा राजा था। और इसी ने
इस पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो होता है गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर क्या होता है कि आपको करता है और राजधानी को परिवर्तित करके पाटलिपुत्र ले आता है। तो यहाँ से हमने देखा कि उदयन जो कड़ियक वंश का क्या है तीसरा राजा है। इसका पहला राजा जो था वो कौन था, तो वो आपको बिंबिसार क्या कहेंगे, बिंबिसार, ठीक है ना, जिसे हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद आपको दूसरा जो था वो आपको अजातशत्रु क्या है, अजातशत्रु, ठीक है ना, बिंबिसार का ही बेटा था। और इस अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, पितृहंता के नाम से। तो यहाँ से प्रश्न आएंगे कि सर अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से क्यों जाना जाता है, तो क्या कहेंगे जाते हैं, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके क्या हुआ था कि आपको गद्दी पे बैठा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर याद रखिएगा, वो आपको पाटलिपुत्र हो जाएगा। और ये जो देख रहे हैं आपको मगध, क्या देख रहे हैं, मगध। ये आपको 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली क्या था कि आपको महाजनपद था। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को, क्या कर रहा है समझिए। कह रहा है कि एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर क्या जाएगा, भीतर, यहाँ से डायरेक्ट आइए ना, उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं की कुल मूल्य जो होती है वो आपको क्या कहलाती है जानते हैं, तो आपको यानी कि घरेलू आय कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब है घरेलू आय मतलब क्या हो गया, तो आपको जीडीपी क्या हो गया, ये जीडीपी। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि जीडीपी का मतलब जो होता है वो आपको क्या होता है, ये देख लेते हैं। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस, क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक, क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक क्या कहने जाते हैं, तो आपको प्रोडक्ट। उसके बाद हो जाएगा आपको जीएनपी, क्या है, जीएनपी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आपको ग्रॉस क्या है, ग्रॉस नेशनल पे केस पूछे जाते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट। तो कुछ इसको आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो जाएगा आपको एनएनपी, क्या हो जाएगा, एनएनपी। तो एनएनपी का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे आपको नेट, क्या कहेंगे, नेट नेशनल, क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। फिर यहाँ से आगे चलते क्या है, आगे चलते अब यहाँ से अगला जो हो जाएगा आपको एनआई, क्या है, एनआई। तो एनआई का जो मतलब होता है वो क्या होता है, तो कहेंगे आपको नेशनल इनकम, क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। उसके बाद जो जाएगा आपको पीसीआई, ये भी याद रखिएगा। और कैपिटा इनकम क्या है, पर कैपिटा क्या है, कैपिटा इनकम। देखिए और विशेष हम लोग बात करेंगे जब आपको ये सभी क्लासेज होंगी वो आपको अगर चलिए, ठीक है ना, आपको तो उसमें हम लोग बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे केवल आपको क्या कर रहे हैं कि आपको जो प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका केवल एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम ज्यादा समय नहीं चाहते हैं कि लगे, इसलिए हम इसको ऐसे आपको दे दिए, ठीक है ना। तो ये सारे जो फॉर्मेट है उसको आपको याद रखना है, क्योंकि आजकल के एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एन एन की में, ठीक है ना, आपको एन का मतलब जो होगा, दूसरा एन का मतलब वो आपको क्या होगा, ठीक है ना। पूछा जाएगा कि पीसीआई में सी का मतलब क्या हो सकता है, आई का मतलब क्या होगा, पी का मतलब क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन सब आपको पूछे गए हैं, ठीक है ना, इसीलिए इस फॉर्मेट को यहाँ पे बता दिया गया था, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि भारत के पांचवें पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, तो भारत के जो पांचवें पंचवर्षीय योजना है उसका जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो यहाँ से एक बात आती है कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना का जो प्लान है वो आपको कहाँ से लिया गया, तो वो आपको यूएसएसआर के जो मतलब नीति थी वहां से हमने इसे क्या किया कि आपको सीखा। और भारत में जो आर्थिक नियोजन है वो आपको समवर्ती सूची का क्या है कि आपको विषय है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत होती है 1951 में, और यह पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक क्या होती है कि आपको चलती है। तो इन सभी बातों को अच्छे से याद रखना। और अब तक आपको 12 पंचवर्षीय योजना जो है वो आपको समाप्त हो चुकी है। देखिए, तो ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ना, इसमें गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था। वहीं अगर आपको पहली पंचवर्षीय योजना पूछा जाएगा तो उसमें आपको कृषि, सिंचाई और आपको विद्युत उत्पादन पर बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर बल दिया गया था। तो इस सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कहेंगे तो आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया गया था। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न को, उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, इस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि कौन सा विटामिन जो है एंटी, ठीक है ना, ऑक्सीडेंट यानी प्रति उपचार के रूप में कार्य करता है, तो वो आपको विटामिन सी, क्या है, विटामिन सी। और आपको पता होगा कि विटामिन सी जो है वो आपको मतलब खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। और विटामिन सी जो होते हैं आपको जल में क्या होते हैं कि आपको घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो देखिए, तो जल में घुलनशील विटामिन की अगर बात कही जाएगी तो आपको ई और सी, ये आपको जल में घुल जाता है। जबकि आपको ए डी ई के क्या है, ए डी ई के, यानी कि ये चार विटामिन जो है वो आपको वर्षा में क्या होते हैं कि आपको घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो ये जो देख रहे हैं विटामिन सी, ये आपको घाव भरने में क्या होते हैं कि आपको सहायक होते हैं। इसके अलावा आपको संक्रमण रोकने में ये क्या होता है कि आपको अच्छा होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है जानते हैं,
तो आपको एंटीऑक्सीडेंट बीमारी कहा जाता है, सॉरी क्या कहते हैं कि आपको एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन है वो आपको कहा जाता है। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखिएगा। और विटामिन सी की कमी से जो होता है वो आपको स्कर्वी जैसे रोग जो होते हैं वो भी आपको होते हैं। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी चाहिए। और यहाँ से विटामिन से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे विटामिन के स्रोत, तो इस सबको भी याद रखिएगा। जैसे विटामिन डी का स्रोत क्या है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको सूर्य का प्रकाश। विटामिन ए जो है इसका स्रोत क्या है, तो देखिए तो विटामिन ए का जो स्रोत है साथियों वो आपको क्या है, गाजर है। इसके अलावा आपको पालक है, क्या है, पालक है। बहुत सारी चीज जो है वो आपको विटामिन ए के स्रोत है। तो आपके एग्जाम में स्रोत से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसे देख लेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि हिंद महासागर विश्व का क्या है, जानते हैं कि डॉट डॉट महासागर है। तो देखिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्या है कि आपको महासागर है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि ये जो आपको हिंद महासागर है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्या है कि महासागर है। तो पहला स्थान पे कौन है, तो देखिए तो आपको प्रशांत महासागर, क्या है, प्रशांत महासागर। इसे आप याद रखिएगा। प्रशांत महासागर जो है वो आपको विश्व का क्या है कि आपको सबसे बड़ा महासागर। वही अगर उसमें आपको चौथा नंबर पर जो है वो आपको कौन है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो वह आपको अंटार्कटिक। और पांचवें नंबर पर आर्कटिक है। तीसरे नंबर पे तो आपको हिंद महासागर है। दूसरे नंबर पे आपको अटलांटिक महासागर। और पहले नंबर पे प्रशांत महासागर। तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा। और विश्व महासागर दिवस जो होते हैं वो आपको 8 जून को मनाए जाते हैं। तो इन सभी बातों को अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए तो इसमें हम क्या किए हैं कि केवल ऐसे प्रश्नों को हम बताए हैं जो आपके एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। और हम लोग प्रतिदिन क्या करेंगे कि आपको 25 क्वेश्चन का जो है आपको एक सेट करेंगे। और इसमें हमें को क्या करना है कि आपको समय को भी ध्यान में रखना है। इसलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा फर्स्ट एनालिसिस जो है इसका हम करें। तो चलिए साथियों आज की सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे कल एक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।